हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हैव ए नाइस डे। अभी तक हमने अम्लीय तथा लवणीय मृदा प्रभावित मृदाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अम्लीय मृदा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद लवणीय व क्षारीय मृदाओं की परिभाषा वो किस प्रकार से बनती है और उनमें सुधार की दो विधियां अपने कर चुके हैं, यांत्रिक विधि या भौतिक विधि है, जिसमें ऊपर से परत को खुरच कर या जल निकास के माध्यम से खाई खोद कर इस तरीके से भौतिक विधियों से लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। उसके बाद रासायनिक पदार्थों का उसके अंदर प्रयोग करके मृदा के अंदर सोडियम आयंस को विस्थापित करके उनकी जगह पे कैल्शियम आयंस आ जाते हैं, तो उस तरीके से भी अपने मृदा को सुधारा जा सकता है। और इसकी जो तीसरी विधि है जैविक सुधार विधि, इसके अंदर जैसे कि गोबर की खाद मिलाकर सीरा, प्रेस मड, हरी खाद, फसलों के अवशेष मिलाकर भी इनको सुधारा जा सकता है। तो इसके अंदर अपने सीरा तथा प्रेस मड कर चुके थे। सीरा जैसे प्रेस मड ये होते हैं, जैसे अपने गन्ने की फसल होती है, उनमें से रस निकालने के बाद का जो अवशेष बचता है तो उनसे ये सीरा और प्रेस मड का निर्माण होता है। उसके बाद हरी खाद, आपको पता ही है, हरी खाद के अंदर अपने जैसे ढैंचा जंतर है या कोई गवार बीजते हैं, तो उसके बाद उसके जो अवशेष होते हैं उनको फसल मृदा के अंदर ही बुवाई कर दी जाती है, जिससे हरी खाद का निर्माण होता है। और उसके बाद अपने आज टॉपिक है कटाली खरपतवार का प्रयोग। कटाली खरपतवार जैसे अपने खेतों के अंदर पीले रंग के फूलों वाले पौधे देखे होंगे, जिसपे छोटे छोटे कांटे से होते हैं, तो उस तरीके से ये खरपतवार का प्रयोग करके भी क्षारीय मृदाओं के जो होती है उनके अंदर सुधारा आ सकता है, सुधार किया जा सकता है। कंटाली खरपतवार का प्रयोग बंथरा, लखनऊ के समीप उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदाओं के उपचार में किया था। यह क्षारीय मृदाओं के लिए कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। शोषक आधार पर इसका संगठन इस प्रकार है, तो इनका संगठन दे रखे कौन कौन से जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो किस मात्रा के अंदर इसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर जैसे KNO3 दे रखा है 1 से 8% है। कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट दे रखा है 0.3% है। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट दे रखा है 0.4% है। कार्बनिक अम्ल 4.2% तथा शर्करा 9.8%, और इसे चूर्ण रूप में 2.5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से मृदा में मिलाया जाता है। उसके बाद जैविक जो सुधार है उसके अंदर अगला आता है वनस्पतियों का प्रभाव। सभी जीवित पौधे अपनी जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जो पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो अभी अपने पीछे भी जो सरल शर्कराओं के अंदर अध्ययन किया था कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा था कि जब पूर्ण रूप से अपघटित होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, स्वतंत्र रूप से ये बनते हैं। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह H2SO4 के समान मृदा में क्रिया करता है। जैसे अपने पीछे पढ़ा था H2SO4 के अभिक्रिया देखिए, उनके तरीके से ये जो कार्बनिक अम्ल है वो अभिक्रिया करता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बाइकार्बोनेट बनाती है, और कैल्शियम आयंस मृदा में विलयन में आकर विनिमय सोडियम आयंस को विस्थापित कर देते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलेंगे तब ये कार्बनिक अम्ल H2CO3, इसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, ये कार्बनिक अम्ल का सूत्र है, ये निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में मिलाने से। इनकी अभिक्रिया जब कैल्शियम कार्बोनेट से बनाई जाती है तो बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये सोडियम आयंस को विस्थापित कर देता है मृदा के कोलाइडी कणों से, और उनकी जगह पे ये खुद आ जाता है, जिस तरीके से मृदा के अंदर सुधार होता है, लवणीय क्षारीय मृदा के अंदर सुधार हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन, यानी कि अपने किस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए, रख रखाव मृदा का करना चाहिए। अगर एक बार मान लो कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं के अंदर अपने सुधार कर लिया है, चाहे वो यांत्रिक विधि से है, रासायनिक विधि से है, या फिर जैविक विधि से अगर उसके अंदर एक बार सुधार कर लिया है, तो अगर अपने उसका
ठीक प्रकार से रख रखाव नहीं रखते, उसके अंदर सिंचाई करनी है या उसके अंदर बीज बोना है या उसके अंदर से अपने फसल की पैदावार लेनी है, तो इनका समय समय पर अगर अपने सही ढंग से रख रखाव नहीं रखेंगे मृदा का, तो ये वापिस से फिर उसी प्रकार से लवणीय या क्षारीय मृदा के अंदर परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि अपने को लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधार करने के बाद उसका अच्छे से प्रबंधन भी करना चाहिए। इन मृदाओं के सुधारे जाने के पश्चात इनका प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता तो वह पुण्य लवणीय मृदा में परिणित हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इनका प्रबंध अच्छी प्रकार से किया जाए। उस्तर मृदाओं के प्रबंधन में भी विशेष यांत्रिक एवं शस्यीय क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो लवणों एवं क्षारों के हानिकारक प्रभावों को कम करने में सहायक है। तो इस प्रकार से अपने को इसकी कुछ यांत्रिक और शस्यीय जो अपने बीज बोने की प्रक्रिया है उनको सही ढंग से करना चाहिए। तो उस तरीके से भी अपने इनके अंदर जो हानिकारक प्रभाव है, अगर इसका अच्छे से प्रबंध करेंगे तो ये हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जैसे पहला है खेत की तैयारी एवं जुताई की विधियाँ, यानी कि जो अपने फसल को बोने से पहले खेत को किस तरीके से तैयार करना है और जुताई की कौन सी विधियाँ, किस तरीके से जुताई करनी है लवणीय व क्षारीय मृदा की, कि ज़्यादा गहराई उसकी जुताई करनी है या ऊपरी से बस ऊपरी परत में जुताई करनी है। तो इस तरीके से अपने को ये विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा अम्लीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार हो जाने के बाद उसका प्रबंधन करते टाइम। जहाँ तक हो सके खेत को समतल करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल समतल करना चाहिए। जो अपने उसके बाद जो सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करते टाइम सभी जगह पे एक समान सिंचाई हो सके, ऐसा ना हो कि ऊंची जगह पे सिंचाई ना हो पाए और जो नीची जगह वहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाएगा। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा भरेगा वहाँ पे तो लिंचिंग के माध्यम से लवण नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं, लेकिन जो ऊंची जगह होगी जहाँ पे सिंचाई का पानी नहीं पहुँच पाएगा, जल नहीं पहुँच पाएगा, तो वहाँ पे वो लवण है वो ऊपर ही परत पर बने रहेंगे। तो इस प्रकार पहले मृदा को अच्छी प्रकार से समतल करना आवश्यक है। समतल खेत में सिंचाई का पानी समुचित रूप से बराबर बंट जाता है। खेत समतल न होने पर ऊंचे स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पाता, तब वहां लवण लीचिंग द्वारा नीचे नहीं जा पाते। जहां भूमि ढालू है वहां पर बांध बनाने चाहिए। क्षारीय मृदाओं को भौतिक दशा प्राय बुरी होती है, यानी कि इनकी जो मृदा की जो भौतिक दशा होती है बहुत अच्छी नहीं होती। इनके जो दाने होते हैं, कण होते हैं, वो महीन हो जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो पानी या तो अगर अधिक पानी लगा देंगे तो ये दलदला टाइप का हो जाएगा, और अगर पानी कम रह जाएगा तो इनके जो है ढेले बन जाते हैं। तो इसलिए गीली अवस्था में जुताई करने पर कीचड़ तथा सूखी अवस्था में ढेले बन जाते हैं। इन मृदाओं की जुताई उपयुक्त नमी की मात्रा होने पर ही करनी चाहिए, यानी कि जब लगभग ठीक ठाक सूख साख जाए, नमी थोड़ी बहुत रहे, उसी टाइम अपने को देखते उसकी जुताई है वो कर देनी चाहिए। उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। भारी मशीनों से जुताई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करने के पश्चात बीज बोया जाए तो अंकुरण अच्छा होता है, अच्छी प्रकार से वो अंकुरण हो जाता है। उसके बाद है क्यारी का निर्माण किस तरीके से अपने करना है, क्यारियाँ किस तरीके से बनानी है और उसमें बीज रोपण की जो विधियाँ हैं वो किस तरीके से हैं। इस मृदा में बीजों का अंकुरण एक जटिल समस्या है, क्योंकि अंकुरण तो लवणों का बुरा प्रभाव पड़ता है। जब बीज फूटते हैं तो जब लवण होते हैं उन पर विषैला प्रभाव पड़ता है। क्यारी का आकार, पौधों का रोपण तथा सिंचाई की प्रविधि इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बीज तथा पौधों की जड़ों के आसपास लवणों की मात्रा कम हो सके। यानी कि क्यारी अपने को इस तरीके से बनानी चाहिए कि जब उसके अंदर अपने सिंचाई करें तो जो अपने बीज बोया है उस बीज के को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके, जिससे उसके आसपास के जो लवण होंगे वो लिंचिंग के माध्यम से नीचे पैंदे में बैठ जाएंगे और जो बीज अपने बोया है वो अच्छे प्रकार से अंकुरित हो जाएगा, वो उग आएगा। तो क्यारी का और बीज जो रोपने की विधि है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद सिंचाई आता है अपना अगला, इसके अंदर है मृदा के प्रबंधन के अंदर सिंचाई प्रविधि पौधों की बढ़वार में कई प्रकार की वृद्धि कर सकती है। जल मृदा में लवण सांद्रण को तनु रखता है। सिंचाई से लवण पौधों से नीचे लीचिंग द्वारा चले जाते हैं तथा पौधों को जल शोषण में आसानी होती है। तो जो अपने सिंचाई कर रहे हैं वो अच्छे प्रकार से कर देनी चाहिए। पूरा उसके अंदर पानी भर देना चाहिए, जिससे क्या होता है
कि जो लवण होते हैं वो लिंची के माध्यम से नीचे चले जाएं। लवण नीचे चले जाएंगे तो उसके बाद जो पौधों के द्वारा जो जल शोषण है वो आसानी से हो जाएगा। यदि पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो इन मृदाओं में प्रवाहित सिंचाई का तरीका अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि सिंचाई की इस विधि से विलय लवण नीचे चले जाते हैं। इन मृदाओं में सिंचाई जल्दी जल्दी करनी चाहिए तथा प्रत्येक सिंचाई के समय अधिक पानी खेत में लगा देना चाहिए। तो अधिक अपने बार बार उसको सिंचाई करेंगे तो जो लवण है वो बाष्पीकरण के माध्यम से जब ऊपर आते हैं तो दोबारा से फिर रेगुलर टाइम पे फिर सिंचाई करते रहेंगे तो वो लवण पुनः नीचे लिंचिंग के माध्यम से बैठते जाएंगे और जो वहाँ पे फसल बोई गई है, बीज वहाँ पे बोया गया है, वो अच्छे तरीके से अपने पैदावार कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। उसके बाद आता है बीज बोने का जो है अपने वो किस तरीके से अपने उनका चुनाव करते हैं, किस प्रकार से बीजों को बोया जाता है। तो लवण प्रतिरोधी फसलों का चुनाव, अंकुरण फसलों का चुनाव करते समय बीजों के अंकुरण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। फसल बाद की अवस्था में लवण प्रतिरोधी होनी चाहिए। उदाहरणार्थ चुकंदर बाद की अवस्था में अधिक प्रतिरोधी होती है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में अंकुरण के समय वे लवणों की उपस्थिति को सहन नहीं कर पाती। प्रतिरोधी का मतलब होता है कि जो लवण है, लवण का प्रभाव अपना कितनी हद तक सहन कर सकते हैं। लवण का जो प्रभाव है वो फसलें किस सीमा तक सहन कर सकती है, तो वो उसका प्रतिरोधी होता है। तो चुकंदर जब वो बीज बोया जाता है तो अंकुरण के समय चुकंदर इतना ज्यादा प्रभाव सहन नहीं कर पाती लवणीय मृदाओं का, लेकिन जैसे वो बड़ी हो जाता है पौधा उसका, तो फिर वो लवणीय मृदाओं को के जो गुण है उनको सहन करना ज्यादा हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद है मोटे धान की मोटे धान की जातियां महीन धान की जातियों की अपेक्षा अधिक लवण प्रतिरोधी होती हैं। जो मोटे धान की जातियां हैं महीन धान की जातियों की अपेक्षा अधिक लवण प्रतिरोधी होती हैं। यानी कि मोटे दाने वाली जो फसलें हैं, मोटे दाने वाली जो फसलें हैं जो अपने बीज बोते हैं मोटे दाने हैं, तो वो तो जो लवण है, वो लवणों के जो गुण है, जो उसका प्रभाव है उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन जो महीन कण वाले अपने बीज बोते हैं वो उतना अपने जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं उनके अंदर जो उनका प्रभाव है लवणों का वो ज्यादा सहन नहीं कर पाते। धान की पछेती किस्में अगेती किस्में की अपेक्षा अधिक लवण प्रतिरोधी होती है। बाजरा अंकुरण के समय ज्वार से अधिक लवण प्रतिरोधी होता है। यानी कि बाजरे के जब बीज बोए जाते हैं तो वो जो लवणीय मृदा है, खारी मृदा है जो, तो उसके अंदर वो अधिक प्रतिरोधी सहन कर लेता है। लेकिन ज्वार के जो बीज है वो जल्दी से इतना लवण के जो प्रभाव है उसको सहन नहीं कर पाते। उसके बाद है लवण सहिष्णु फसलें उगाना। उन लवणीय मृदाओं में जहां सुधार का कोई तरीका सफलतापूर्वक नहीं अपनाया जा सकता, यानी कि उनको अपने ढंग से नहीं सुधार सकते लवणीय क्षारीय मृदाओं को, वहां पर लवण सहिष्णु फसलें उगाई जा सकती है। यानी कि वहां पे ऐसी फसलें उगाई जा सकती है जो लवण के जो प्रभाव है उसको सहन कर सके। लवण के प्रभाव को, सहिष्णु का मतलब उनके जो प्रभाव है, उनका जो विषैला प्रभाव है उनको भी वो सहन कर सके। इनको लवण सहिष्णु के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया जो सारणी में दिए गए हैं। ये अपने देखा लवण के लिए फसलों की अपेक्षिक सहिष्णुता है। जैसे पहले फसलें दे रखे हैं, उसके बाद उच्च लवण सहिष्णुता है, मध्यम यानी कि थोड़ी सी कम जिसके अंदर लवणता के प्रभाव हो, और न्यून जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर लवणीय गुण पाए जाते हों। तो ये मृदाओं के प्रकार। उसके बाद जैसे शाक बांजी वाली फसलें हैं और चारे वाली फसलें हैं, फलों वाली फसलें, तो उनके नाम दे रखे हैं। तो क्षेत्र फसलें हैं जैसे बहुत ज़्यादा लवणीय मृदा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर लवणीय गुण पाए जाते हैं, तो उनके अंदर जौ, डेंचा, चुकंदर, तंबाकू, शलगम, सरसों, कपास आदि को बोया जा सकता है। जो थोड़ी सी कम है उसके अंदर गुण, उसमें राई, गेहूं, जई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि फसलें बोई जाती हैं। और जो बहुत ही कम गुण रखते हैं, लवणता के लवणीय गुण बहुत कम मात्रा के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर सेम, मूंग, उड़द, चना, मटर आदि ये फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद शाक भाजी वाली फसलें हैं जिनके ऊपर जैसे शाखाएं निकलती हैं, शलगम, चुकंदर, पालक, मूली, तो ये उच्च भूमि वाले आ जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा है लवणता की। ये उससे कम वाले आ जाएंगे। उसके बाद जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी है ये। उसके बाद सेम, मूली है जो, तो ये जो बिल्कुल ही कम लवणीय मृदाएं होती हैं उनके अंदर बोए जाते हैं। उसके बाद चारे की फसल के अंदर आ जाएगा
खार घास है, रोडस घास है। उसके बाद जो मध्यम है उसके अंदर सेजी, सूडान घास है, रिजका, ज्वार, मक्का, बरसीम, चावल, लोबिया। और जो बिल्कुल ही कम लवणीय मृदा होगी उसके अंदर ज्वार आ जाएगा। उसके बाद फलों वाली जो फसलें हैं अगर बोनी है फलों वाली फसलें तो खजूर, फालसा है, ये बहुत उच्च लवणीय युक्त जो भूमि होगी उसके अंदर बोया जाता है। उससे जो कम लवणीय भूमि होगी उसके अंदर अनार, जैतून, अंजीर, अंगूर, अमरूद, आम, केला। और जो बिल्कुल ही न्यून मात्रा के अंदर लवणीय भूमि है उसके अंदर नाशपाती, सेब, नारंगी, ये आदि फसलें जो है फलों वाली जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। उसके बाद है बीजों का उपचार, यानी कि बीजों को बोने से पहले उस पर अपने कोई ना कोई जो विलयन है वो लगाते हैं, विलयन के अंदर उसको डुबोते हैं, तो उसके माध्यम से बीजों का उपचार किया जाता है। बीजों को बोने से पूर्व लवण विलयन में डुबोने से फसलों की लवण प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी कि लवणीय जो विलयन होते हैं उनके अंदर उसको अगर अपने डुबो देंगे तो वो लवणों के साथ जो लड़ने की उनकी क्षमता है वो बढ़ जाती है तथा अंकुरण में वृद्धि होती है। धान के बीजों को 0.1% लवण विलयन में डुबोने से इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और वे मृदा में 0.3% लवण सांद्र तक सहन कर सकते हैं। यानी कि जो धान के बीज होते हैं, धान के बीजों को 1.0% लवण विलयन में लवणीय विलयन के अंदर डुबोना चाहिए, जिसकी मात्रा 0.1% उसके अंदर लवण मिले होने चाहिए। तो इनके अंदर डुबोने से क्या होता है कि उनकी प्रतिरोधकता इतनी बढ़ जाती है कि वो 0.35% लवण वाली जो भूमि है उसके अंदर जो उसका प्रभाव है उसको सहन कर सकते हैं। इसके बाद लवणीय मृदा पर फसल चक्कर, यानी कि फसल को अपने ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही फसल को बोते रहें, तो उससे भी जो मृदा है वो लवणीय क्षारीय होना प्रारंभ हो जाती है। तो बार बार फसल को रोटेट करते हुए, बदलते हुए अपने बोना है। और जो लवणीय क्षारीय मृदा है उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना, उसमें लगातार अपने को बोते रहना चाहिए, उसकी जो जुताई है, बुवाई है वो करते रहना चाहिए। तो इन मृदाओं में सदैव फसलें उगाना चाहिए, इन्हें पड़त नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि खाली नहीं छोड़नी चाहिए। इन मृदाओं को खाली छोड़ने से ये अपनी अवस्था में वापस आ जाती हैं। इन मृदाओं के लिए कुछ उपयुक्त फसल चक्र निम्न प्रकार से अपने को दिए गए हैं। कौन कौन सी फसलें किस प्रकार से किस चक्कर के अंदर, जैसे पहले धान बो दिया, धान के बाद जौ के बाद लोबिया के बाद वापस धान, फिर जौ, इस तरीके से ये जो फसल चक्रण है ये अपने को दे रखा है। जैसे यहाँ पे धान, सरसों के बाद धान, इस प्रकार से ये सारे के सारे अपने को फसल चक्रण यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद है फसलों में क्षार सहिष्णुता, सुधार के पर्यंत क्षार सहिष्णु फसलें उगाना चाहिए। फसलों की क्षार सहिष्णुता के बारे में अभी कम ज्ञान है। सारणी में विनय में सोडियम प्रतिशतता की विभिन्न मात्राओं के प्रति फसलों की सहिष्णुता दी गई है, यानी कि कितने के वो जो क्षार है उसको सहिष्णु कर सकते हैं, यानी कि क्षारों का जो प्रभाव है उसको सहन कर सकते हैं। तो उनकी मात्रा यहाँ पे अपने आगे सारणी में दे रखी है। तो विनय में सोडियम प्रतिशतता ये अपने पीछे टॉपिक कर चुके हैं कि जो सोडियम आयंस कितनी मात्रा के अंदर उस मृदा के अंदर घुले हुए हैं, जो मृदा के कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हैं बाकी अन्य धनायनों की तुलना में। तो ये अपने को सारणी दे रखी है यहाँ पे। विनिमय सोडियम प्रतिशतता के लिए विभिन्न फसलों की सहिष्णुता जो बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील होती हैं, जिसकी जो विनिमय सोडियम प्रतिशतता ESP 2 से 10 होती है, इनकी मात्रा उसके अंदर नींबू, नारंगी वगैरह जो हैं ये। उसके बाद जो थोड़ी सी संवेदनशील होती है उसको सहन कर लेती है, तो वो 10 से 20 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपने को मध्यम सहिष्णु है, अति सहिष्णु इसे दे रखे हैं। तो यानी कि अति सहिष्णु का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उसको सहन कर सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अति संवेदनशील है जो बहुत ही कम मात्रा के अंदर क्षारों का जो प्रभाव है वो सहन करते हैं, संवेदनशील उससे ठीक ठाक सहन कर लेते हैं। और अति सहिष्णु बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उस क्षारों का प्रभाव है, जो सोडियम आयंस का जो प्रभाव है उसको सहन कर पाते हैं। उसके बाद आगे है अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना खाद एवं उर्वरकों का उपयोग। नहीं, खाद और उर्वरकों के प्रयोग से भी अपने जो है जो मृदा का प्रबंधन है वो भी अपने कर सकते हैं, रख सकते हैं मृदाओं का प्रबंधन खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हुए। उर्वरकों को उनकी निर्धारित मात्रा से अधिक देकर फसलों पर लवणता का असर कम किया जा सकता है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा
से फसल अच्छी होती है। अमोनिया सल्फेट का प्रभाव यूरिया तथा किसान खाद से अच्छा होता है। इन मृदाओं में पोटास तथा फॉस्फोरस उर्वरकों का प्रयोग से सोडियम क्लोराइड का पौधों द्वारा शोषण कम हो जाता है। अकार्बनिक उर्वरकों के साथ साथ कार्बनिक खादों का भी प्रयोग करना चाहिए। अकार्बनिक उर्वरकों की मात्रा एक साथ न देकर कई बार उचित समय पर देनी चाहिए। विभिन्न परीक्षणों में पता चला है कि क्षारीय मृदाओं में जहां निर्धारित जिप्सम की पूरी मात्रा डाली गई हो, 10 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर मिट्टी में डालने से भरपूर फसल मिलती है। यानी कि जिप्सम का मतलब क्या, जिप्सम अपने क्षारीय या लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए डाला जाता है। तो इनकी मात्रा डाली गई हो तो वहाँ पे 10 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी अपनी मिट्टी के अंदर डाल देनी चाहिए। जो जिंक सल्फेट मृदा में मिलाया जाता है उसका केवल 10 से 20% भाग ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं। शेष 80 से 90% भाग मृदा में स्थिर हो जाता है, जो पौधों के लिए प्राय नहीं हो जाने की, जो पौधों को प्राप्त नहीं होता। अतः हमें लगातार हर फसल में जिंक उर्वरक डालना चाहिए। यदि मृदा परीक्षण से पता चले कि इसकी मात्रा 0.8 से 1 ppm या इससे अधिक हो तो जिंक डालने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपने लवणीय क्षारीय जल तथा इसका प्रबंधन, जाने कि जो अपने पानी लगाते हैं वो अम्लीय है, जहाँ क्षारीय है जो सिंचाई करते हैं। अगर ये इस प्रकार की इसके अंदर कोई गुण पाए जाते हैं, अम्लीय क्षारीय है, तो उसको अपने किस प्रकार से सुधार सकते हैं, उसका कैसे अपने प्रबंधन कर सकते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करते हैं। लवणीय जल वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डाइसैमन प्रति मीटर से अधिक SAR सोडियम अधिशोषण अनुपात, यानी कि SAR का पूरा नाम है ये सोडियम अधिशोषण अनुपात रेशो, इसका जो मान है ये 10 से कम होना चाहिए। तथा RSC यानी कि अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की जो मात्रा है, कार्बोनेट इसका जो मात्रा है वो 2.5 से प्रति लीटर से कम होना चाहिए। इसमें कुल घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें सोडियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फसलों की वृद्धि एवं उपज को हानिकारक प्रभाव डालकर प्रभावित करता है। तो लवणीय जल क्या होगा, वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डाइसैमन प्रति मीटर से अधिक होगी और सोडियम अधिशोषण अनुपात का जो मान है वो 10 से कम, और उसके बाद अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का जो मान है वो 2.5 से कम होना चाहिए, तो वो होता है लवणीय जल। और इसमें कुछ घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। सोडियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो लवणीय जल है उसके अंदर सोडियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये फसलों की वृद्धि एवं उपज पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उसके बाद है क्षारीय जल है, जो है वह जल जिसमें विद्युत चालकता, इसी मतलब विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर, और उसके बाद अपना आ जाएगा RSC का मतलब अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की ये मात्रा 2.5, और SAR का मतलब सोडियम अधिशोषण अनुपात की मात्रा 15% से अधिक होती है। तथा इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों की अपेक्षा सोडियम आयनों की अधिकता होती है। यानी कि क्षारीय आयन के अंदर क्या होगा कि कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन कम होंगे लेकिन सोडियम आयनों की अधिकता होती है। ये जल पादप वृद्धि के लिए अत्यंत हानिकारक तथा मृदा के भौतिक गुणों को खराब करता है। तो क्षारीय जल होगा तो ये क्षारीय जल की परिभाषा आ जाएगी यहाँ पे, किसमें क्या कुछ होता है, और ये क्या करता है कि जो मृदा की भौतिक दशा उसको खराब करता है और जल पादप वृद्धि के लिए भी हानिकारक होता है। ऊसर भूमि सुधार में सिंचाई के पानी की गुणवत्ता का बहुत महत्व है। सिंचाई का उद्देश्य पौधों की पानी की कमी को पूरा करना है। सिंचाई का उद्देश्य पौधों को पानी की कमी को पूरा करना है। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने तथा उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता निम्न घटकों पर निर्भर करती है। पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा, यानी कि उसमें कौन से जो लवण है वो घुलनशील है, उसकी मात्रा जो प्रभावित करती है फसलों की पैदावार पर।
तो इसका अपने जो चालकता अभिक्रिया पीएच मान से पता कर सकते हैं कि इसका पीएच मान कितना, उससे भी पता लग जाएगा कि इसमें घुलनशील लवण कितने का है। विद्युत चालकता जो ईसी मीटर है उससे भी अपने को उसकी रीडिंग से पता लग जाता है कि इसमें कितनी मात्रा में जो Na है वो घुले हुए हैं। सोडियम अधिशोषण अनुपात है, यानी कि सोडियम कितनी की मात्रा के अंदर उसके अंदर अधिशोषित हुआ है। अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, बोरॉन तथा अम्ल हानिकारक तत्व हैं। तो ये जो अपने घटक दे रखे हैं ये क्या करते हैं कि सिंचाई जल की गुणवत्ता उपयोगिता इन पे निर्भर करती है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो अपनी आगे नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुभ दिन, धन्यवाद।